नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 4 नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीरीज में। दोस्तों, इससे पहले हम इसके 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 4 4 नंबर वाले। और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आपको लास्ट तक रहना है, पूरी वीडियो देखना है ताकि सभी प्रश्न आपको मिल सकें। और उम्मीद करता हूँ कि जो पहली वाली वीडियो मैं डाल चुका हूँ वो क्वेश्चन आंसर आप याद कर चुके होंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। ओके, इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है, आपको कोई 4 पॉइंट याद कर लेना है नमक यात्रा के। नमक यात्रा अगर मैं आपको पहले थोड़ा सा अगर इसका बता दूं, तो नमक यात्रा गांधी जी ने स्टार्ट की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, जो अंग्रेजों ने नमक पर जो कर लगाए रखा था, कर का विरोध करते हुए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। भारत को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया है। इसके कारण उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। नंबर 1, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इरविन कौन था? ये अंग्रेजों का सर्वोच्च अधिकारी था भारत में। ठीक है। नंबर 2, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी, यानी कि नमक पर जो टैक्स लिया जाता था उसको खत्म करने की। नंबर 3, नमक का अमीर गरीब सभी उपयोग करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बनाया था। देखिए दोस्तों, नमक सबकी ज़रूरत होती है और मूलभूत ज़रूरत होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर ज़रूरत होती है। और ऐसी चीज़ पर टैक्स लगाना, गांधी जी ने इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है। नंबर 4, गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए गांधी जी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों यानी कि अपने साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। और यह यात्रा साबरमती साबरमती यानी कि गुजरात में है। ठीक है। मैं गांधी जी के आश्रम से, गांधी जी का आश्रम था, गांधी जी यहीं रहते थे। ठीक है, से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। मतलब क्या है कि तटीय बोले तो समुद्र के किनारे पर जाकर खत्म होनी थी। गांधी की टोली 24 दिन तक रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। ठीक है। और उसके बाद 6 अप्रैल को वो पहुंच जाते हैं वहाँ, वो वहाँ जाकर नमक बनाते हैं। इससे इससे क्या होता है कि नमक कानून तोड़ दिया जाता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए। सन 1930 ईस्वी में लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन में निम्न प्रमुख कार्य किए। नंबर 1, पहला, जगह जगह नमक कानून तोड़कर नमक बनाया जाए। दूसरा, सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरियों को त्याग दें और छात्र सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करें। ठीक है। विदेशी वस्त्रों को त्याग कर उनकी होली जलाई जाए। स्त्रियां शराब अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना दें और जनता सरकार का को कर ना दे। ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ नमक कानून का उल्लंघन कर 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया और वहाँ 5 अप्रैल को पहुंचे। यह घटना दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। मा मार्ग में जनता ने सत्याग्रहियों का अभूतपूर्व स्वागत किया और वहाँ उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार देश में नमक कानून भंग करने का आंदोलन चल पड़ा। आम जनता ने भी नमक कानून का उल्लंघन करने में बहुत ज़्यादा मदद किया था। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको कर सकते हो। देखो क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो जो विदेशी यानी कि जो अंग्रेजी अंग्रेजी थे, उनके कानून को ना मानना, उनके यहाँ नौकरी ना करना, उनको टैक्स ना देना, उनके कानूनों का पालन ना करना, ये सारी चीज़ें इसमें थी। यानी कि उनकी किसी भी कानून का, उनकी किसी भी बात का अवज्ञा करना था, उनकी बात को मना ही करना था। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखिए। देखिए इसका आंसर है आधुनिक उदय, यानी कि हम अपने राष्ट्र के प्रति कब जागरूक हुए, है ना।
हमें अंग्रेज़ों को भगाने की ज़रूरत पड़ी तो हमने किस तरीके से काम किया और कैसे हम जागरूक हुए, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 है सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके द्वारा राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। देखिए ध्यान से, साहित्य समाज का दर्पण होता है, आप भी जानते हो। लोक कथाएं बोले तो जो हमारे गली मोहल्ले में कथाएं की जाती हैं, ठीक है। गीत, चित्र व प्रतीक और जो पत्रिकाएं, जे राष्ट्र के लिए लिखना चालू किया इन्होंने, राष्ट्र की विशेषताएं बताना चालू किया। इससे क्या है कि राष्ट्र के लोगों में ये भावना जागृत हुई कि हम एक हैं और जे हमारे यहाँ विदेशी है, ठीक है। नंबर 2, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। देखिए ध्यान से, ध्यान, हमारे लिए राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी भारत माता। यानी कि हमने अपने देश को एक भारत माता नाम दिया और भारत माँ की छवि हमने प्रस्तुत की लोगों के दिमाग में। इसलिए आपने देखा हो, कभी कभी अगर आप मैप देखा हो आपने, तो भारत के मैप पर भारत माता की छवि रहती है। तो उससे भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की जागृति हुई। नंबर 3, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। मतलब जो लोक कथाएं होती थी उनको क्या है, लिखना चालू कर दिया हमने। लिखकर और जगह जगह उनका प्रचार प्रसार चालू कर दिया। जैसे वर्तमान में अगर अपने यहाँ जैसे फाग है ना, जो बाकी जो लोग भी बैठ के भजन है, ऐसी चीज़ें गाते हैं, उनको अपन लोक गीत कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पढ़ें। चौथा है, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तरह इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए, ठीक है। नंबर 5 है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूलों और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। तो दोस्तों, इस टाइम हमने एक झंडा लगा बना लिया था और झंडा में कलर कौन कौन सा था, हरा पीला और लाल, हरा पीला और लाल, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे, मतलब आप 4 पॉइंट लिख लेना, मैंने 5 बताया आपको, आप 4 कर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे भारत में राष्ट्रवाद का उदय के, मतलब उदय या कहें तो राष्ट्रवाद जगाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। चलिए इसका देखिए आंसर, ध्यान रखना जी, मैं परीक्षा बोर्ड में से बता रहा हूँ आपका, लेकिन मैं आंसर आपको किस में से बताऊंगा, अध्ययन में से। जी परीक्षा बोर्ड में सिर्फ तस्वीर दी है तो वो तस्वीर देख लो आप कैसी है। जी तो हमारी भारत माता की छवि है, ठीक है। और जी है जर्मेनिया की छवि, यानी कि इसी के तरीके से, मतलब इसी जैसा जर्मेनिया में भी एक लेडीज हैं और वो छवि है, यानी कि वहाँ की एक माँ है। कहने का मतलब ये, जैसे हमारी भारत माँ है जैसी उनके यहाँ है। तो इस तरीके से ये दो छवियों को या कहें तो दो तस्वीरों को कंपेयर किया जाता है। चलिए अब इसका नंबर बाई नंबर से अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जी आपका आंसर है, क्या है, 1905 में अवेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया। किसने बनाया, अवेंद्रनाथ ने। कहाँ के थे, जो बंगाल के थे। और 1848 में चित्रकार फिलिप बेट ने जर्मेनिया की छवि को चित्रित किया। तो यानी कि हमारी भारत माता का 1905 में, वो इनका 1848 में, इनका हमसे पहले बन गया था, ठीक है। दूसरा, भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, मतलब भिक्षुक सन्यासिनी, है ना। और जर्मेनिया को गार्डन द रायने नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया, यानी कि यहाँ गार्ड के रूप में दर्शाया गया है। नंबर 3, भारत माता शांत गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं और जर्मेनिया को एक वीर साहसी तथा देश की रक्षा करने वाली स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। नंबर 4, भारत माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही, एक हाथ में माला, उसके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। और इसमें चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। और नंबर 5 इसमें है,
इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक मानने जाने लगा। चित्रकार ने जर्मेनिया के चित्र को सूती कपड़े पर बनाया, चूंकि इसे सेंट पॉल की छत पर लटकाया था और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। ओके, तो जी हमारा अंतर था, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर लिखिए। इसका आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ओके, ये क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं और ये राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं। नंबर 2, क्षेत्रीय दलों में अक्सर किसी एक व्यक्ति या परिवार का प्रभुत्व होता है। राष्ट्रीय दलों पर भी व्यक्ति परिवारवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सभी दलों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नंबर 3, ये दल क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं तथा इनका अस्तित्व भी क्षेत्रीय स्तर तक होता है, और ये दल पूरे देश में कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव भी पूरे देश में फैला होता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों को 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटें पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे क्षेत्रीय दल की मान्यता कब मिलती है? पहली बात तो चुनाव आयोग इसको मान्यता देता है। दूसरा क्या है, अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं, यानी कि विधानसभा के बोले तो जो विधायकों के चुनाव होते हैं, उसमें टोटल वोट का, यानी कि उस राज्य में अगर मान लो 1 करोड़ वोटर हैं पूरे, तो 1 करोड़ में से कम 6 लाख वोट मिलना चाहिए और कम से कम 2 सीट जीती होना चाहिए उसने, तब उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलेगा। ठीक है। और राष्ट्रीय पार्टी देखिए, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें टोटल लोकसभा यानी कि जो सांसद के चुनाव होते हैं जिससे प्रधानमंत्री मिलकर बनता है, उसमें टोटल वोटों का, यानी कि जितने भी हमारे देश में वोटर हैं उनका 6% वोट हासिल करता है, या किन्हीं 4 राज्यों में टोटल मिलाकर उनका 6% वोट हासिल करता है, तो इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, अथवा कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतता है तो। ठीक है, तो ये अंतर था और ये मैंने थोड़ा आपको बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। इसका आंसर है, देखिए लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें मुख्य कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, जनमत तैयार करना। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखकर जनमत तैयार करते हैं। वे पत्रिकाओं तथा सभाओं में इन समस्याओं को सरल ढंग से सामने रखते हैं और फिर इस लोकमत को तथा जनता की कठिनाइयों को संसद में रखते हैं। दूसरा है मध्यस्थता। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के सामने तथा जनता की इच्छाओं को सरकार के सामने रखते हैं। सीधी सी बात ये देखिए, आम जनता सरकार तक नहीं पहुंचती है, लेकिन जो विपक्ष होता है तो वो सरकार के साथ में रहता है। सरकार अगर कोई काम करती है तो उसकी आलोचना करती है, उसमें कोई कमियां रहती हैं तो उसको उजागर करती है, जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखती है। ठीक है, तो जी मध्यस्थता करती है जनता और सरकार के बीच का। नंबर 3, आलोचना। प्रजातंत्रीय शासन में बहुमत दल अपनी सरकार बनाता है और अल्पमत दल विरोधी दल का कार्य करता है। विरोधी दल की आलोचनाओं के भय से सत्तारूढ़ दल गलत कार्य व नीतियां नहीं अपनाता है। विरोधी दल बोले वो यहाँ तो विपक्ष होता है। देखिए क्या होता है, जब सरकार कुछ काम कर रही होती है तो उसको ये भय रहता है कि अगर विपक्ष ने इसको पकड़ लिया तो वो पूरे देश में इसको फैलाएगा और जिससे हमारी छवि खराब होगी और हम आने वाला चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इस डर से वो भ्रष्टाचार जैसे मामलों से दूर रहने की कोशिश करता है। नंबर 3 है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक दल साधारण नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देने का भी कार्य करते हैं। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दल प्रेस, रेडियो, टीवी सभाओं के माध्यम से अपनी नीतियों व जनता के अधिकारों का वर्णन करते हैं। इससे नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। देखिए क्या होता है जो क्षेत्रीय जो दल होते हैं, विपक्षी पार्टियां होती हैं, जब चुनाव आता है तो वो टीवी डिबेट में जाते हैं और टीवी डिबेट में राजनीतिक पर चर्चा करते हैं, जिससे आम जनता उसको सुनती है और उन लोगों में जागरूकता आती है। ठीक है। नंबर 5 है शासन पर अधिकार। तो राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य शासन पर अधिकार करना होता है। वे प्रचार साधनों के द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करते हैं और सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। सीधी सी बात है, जो भी दल है, राजनीतिक दल है, वो यही चाहता है कि हमारी सरकार बने, है ना। और नंबर 6, संसदीय सरकार के लिए अनिवार्य। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण दलों के आधार पर होता है।
संसद के निम्न सदन में जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है। निम्न दल यहाँ बोले तो लोकसभा, ठीक है। और जो छठवा है, सातवां है, आप अगर इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वैसे मैंने 5-6 बता दिए आपको, आप 5 लिख कर आ सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों के प्रकार लिखिए। तो इसको देखते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। राजनीतिक दलीय व्यवस्था के प्रकार, मतलब दल कितने प्रकार के होते हैं, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, एक दल या एक दलीय प्रणाली। एक दलीय पद्धति या व्यवस्था उसे कहते हैं केवल देश में केवल एक राजनीतिक दल होता है और वहीं समस्त राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करता है। जैसे जनवादी चीन में एक दलीय प्रणाली है, वहाँ केवल साम्यवादी दल को ही मान्यता है, अन्य राजनीतिक विचार रखने वालों पर पाबंदी है। कहने का मतलब ये कि यहाँ एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें उस पार्टी को अपनी मनमानी के से काम करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ उसको विपक्ष नहीं है कि अगले चुनाव में वो हार जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं, एक ही पार्टी का शासन रहता है हमेशा, ठीक है। जैसे मान लो हमारे यहाँ एक बीजेपी है, अब उसी का शासन चलता रहे तो क्या बीजेपी सही से काम करेगी, नहीं। तो ऐसे चीन में चलता है। नंबर 2 है द्विदलीय प्रणाली। इस प्रणाली में केवल दो दल या दो प्रमुख दल होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है। इस राष्ट्र के दो प्रमुख दल डेमोक्रेटिक दल तथा रिपब्लिक दल हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली, मतलब ब्रिटेन में भी यही व्यवस्था है और अमेरिका में भी। दो दल से मतलब है यहाँ राजनीतिक पार्टी, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसी पार्टियों से, ठीक है। नंबर 3 है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं, किंतु सभी दलों की स्थिति समान नहीं होती। हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। निर्वाचन में किसी एक दल का बहुमत में आना आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ यही व्यवस्था चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, ठीक है। और जब किसी एक दल का बहुमत नहीं आता है तो देश या प्रांत में साझा सरकार बनाई जाती है। साझा या गठबंधन सरकार में दो या दो से अधिक दल शामिल होते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन क्या, मिलजुल कर सरकार बना लेते हैं, ठीक है। बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष दल बदल है। चुनाव के समय अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। इस प्रणाली में राजनीतिक दलों की नीतियों में स्पष्ट अंतर करना कठिन हो जाता है। बहुदलीय प्रणाली में व्यक्तिनिष्ठ दलों की संख्या बढ़ जाती है। आए दिन उनका विघटन और पतन होता रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, बहुदलीय प्रणाली में क्या होता है कि इसमें अगर मान लो किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वो और पार्टियों से मिलजुल कर सरकार बनाती है। तो फिर इसमें क्या है कि सरकार मजबूत फैसले नहीं ले पाती है, ठीक है। चलिए, और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें, यानी कि वो अच्छे तरीके से काम करें, तो उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं हम। चलिए, देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे सांसद और विधायकों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। क्या होता है कि मान लो कांग्रेस में है और बीजेपी में चला जाए वो, तो ये रोकने जो जा रहा है उसको रोकने के लिए कुछ कानून बनाया जाए। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले विधायक या सांसद को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी कठिन हो गया। पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता है सांसद विधायक को उसे मानना ही होता है। देखो इसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ कमी भी है। क्या होता है कि जैसे मान लो अगर वो उसके जो विधायकी है या सांसद है वो छीन ली जाती है, उसके वेतन भत्ते वगैरह वो भी सब छीन लिए जाते हैं। तो बदलने में तो कमी आई है, लेकिन वो अपनी बात मजबूती से नहीं उठा पाता है, क्योंकि जो पार्टी नेतृत्व जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो जो निर्णय लेता है उसी को इनको मानना होता है, ठीक है। दूसरा, राजनीतिक दलों का निर्माण जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर ना करके विशुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही इन दलों द्वारा राज्य के सभी नागरिकों में एकता उत्पन्न करने व जनमत जागृत करने का कार्य भी किया जा सकता है। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम जातिवादी राजनीति करते हैं कि मेरी जाति के इतने वोट हैं, मेरी जाति के इतने वोट हैं, मेरी जाति इतनी अच्छी है यहाँ। तो हम क्या होता है कि जिसकी वोट ज़्यादा होते हैं लोग उसकी ज़्यादा काम करने लगते हैं, और जो कम संख्या में रहते हैं उनका मतलब क्या है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जी हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है। तीसरा क्या है, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया।
इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने प्रत्याशियों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी। देखिए क्या होता है, एक केस हुआ था, उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था और वो आपराधिक मामलों में लिप्त था। तो लोगों ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। तो फिर जब से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि भाई जो भी चुनाव लड़ेगा उसको अपनी संपत्ति और उसके अपना चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। चरित्र से मतलब कि उसके पास कौन कौन से केस लगे हुए हैं, कौन से आपराधिक मामलों में वो लिप्त है, ये सारी जानकारी उसको एक फॉर्म में भरकर देनी होती है। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए ना दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। मतलब क्या है कि चुनाव का खर्च है ना, जो सरकार उठाना चाहिए। ठीक है। और नंबर 5 है दो और तरीके इनमें से राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम पत्र लिखने, प्रचार करने, आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। अगर पार्टियों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर भी चिंतित होने लगेंगे। है, ये भी बात सही है। ठीक है। दूसरा क्या है कि सुधार की इच्छा रखने वालों को का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। यानी कि जो इच्छा रखता है, कि जो चाहता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, तो वो राजनीति में शामिल हो जाए और चुनाव लड़कर जीत कर उसमें सुधार करने का प्रयास करें। तो जी हमारे थे 4 नंबर वाले प्रश्न, और अगर आप इनको कर लेते हो तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सामाजिक विज्ञान में। और देखिए 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 3 कंप्लीट कर लेते हो तो 4 3 12 नंबर के कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी तो देखो मेहनत कर रहा हूँ तो अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल जाए। और हाँ, एक और सूचना, अगर आप चाहते हो कि मैं 3 3 नंबर के भी क्वेश्चन बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।